गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी के इंतज़ार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स। पीछे के 3 जो लेक्चर्स लगे आपके वो पूरे आपका बेसिक मैथमेटिकल्स थे, मैथ्स का क्लास था जो आपके फ़िज़िक्स के लिए बेहद ज़रूरी था। लेकिन आज से हम लोग का फ़िज़िक्स शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे 2021 में आईआईटी जेईई और नीट की तैयारियां के साथ साथ जो जनरल कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आज से जितने भी लेक्चर्स लगेंगे सारे के सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को करना यही है कि बस आपको सारे के सारे वीडियोज़ पूरे देखने हैं और सारे वीडियोज़ का एक नोट्स तैयार करना है, आपका अपना पर्सनल नोट्स तैयार करना है सारे लेक्चर्स देख करके। और सब उस नोट्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए। इतने सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्वेश्चंस का एक तरह से ये अंबार यहाँ पे लग जाएगा और उस सारे क्वेश्चंस जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आप सारे क्वेश्चंस करके बड़ी आसानी से पहली अटेम्प्ट में नीट, आईआईटी और किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप बने रहिए और सारे के सारे वीडियोस देखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए, स्टूडेंट्स को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को जितना हो सके उतना फैलाइए चारों तरफ। तो चलिए माय डियर, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फिजिक्स। तो फिजिक्स आप सभी को पता है 11th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लास के फिजिक्स होते हैं और दोनों से जो है क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आता है। अगर मैं आपको जानकारी के लिए अगर बता दूं तो अगर आईआईटी की बात करूं या आपको नीट की बात करूं तो जो 55% क्वेश्चन होता है वो आपका 11th से क्वेश्चन आता है और जो 45% क्वेश्चन होता है वो 12th क्लास से आता है, 12th क्लास से आता है। ये कुल मिलाकर रेशियो होता है 50-50% बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखिएगा तो 11th क्लास का वेटेज जो है कंपटीशन के अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन जो बच्चे बोर्ड की तैयारियां करते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आईआईटी जेईई या नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको 11th क्लास बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उसी 11th क्लास में आप सभी को पता है कि तीन आपको एक प्लेलिस्ट बनेगी 11th की, 3 आपकी प्लेलिस्ट 12 की बनेगी, एक बेसिक लेवल, एक मॉडरेट लेवल, एक हाई लेवल। तो हम लोग जो है 11th क्लास का बेसिक लेवल शुरू कर रहे हैं और पहला जो लेक्चर है आज हम लोगों का वो पहला चैप्टर जो है 11th क्लास का यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट से जो क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल क्वेश्चंस बोर्ड लेवल एग्जामिनेशंस के लिए वो बेसिक लेवल में हमने रखा हुआ है और जो के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन सीधे सीधे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डज मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी चेंजेज विथ चेंज इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल कहीं से भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस हिंदी में भी आपको मिलेंगे, तो कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि क्या किसी भी राशि का, किसी भी क्वांटिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होगा अगर आप उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर देते हैं, मात्रकों की पद्धतियां जो हैं वो अगर आप बदल देते हैं तो उसके परिमाण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सभी को पता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है वो 4 तरीके से हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम होता है आपका, एक एमकेएस सिस्टम होता है आपका, एक एफपीएस सिस्टम होता है और एक एसआई सिस्टम होता है। 4 तरह के सिस्टम हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। मात्रकों की पद्धतियां जो होती है वो कितनी होती है, 4 तरह की होती हैं। ठीक, इसमें हम लोग को हमेशा जो है नॉर्मली एसआई सिस्टम से ज़्यादा मतलब होता है और सीजीएस सिस्टम से भी मतलब होता है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि क्या किसी आपकी क्वांटिटी का अगर सिस्टम बदल दिया जाए, सीजीएस से एमकेएस कर दिया जाए या सीजीएस से एसआई कर दिया जाए, तो ऐसा करने से उसके मैग्नीट्यूड पे, उसके परिमाण पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं एक बात बताऊं, जैसे कि आप 2 दोस्त हैं और दोनों सब्जी खरीदने जाते हैं। एक बोलता है सब्जी वाले से कि भाई 1 किलोग्राम आलू दे दो, तो 1 किलोग्राम इस एक ने आलू मांगा और दूसरा बोलता है कि मुझे 1000 ग्राम आलू दे दो। तो क्या जो दुकानदार होगा आलू बेचने वाला दोनों को अलग अलग आलू देगा?
एक को आलू इतना देगा और एक को इतना आलू देगा। एक बोलता है कि 1000 ग्राम दे दो, एक बोलता है कि एक किलोग्राम दे दो। तो दोनों का जो आपको आलू मिलेगा, दोनों को सेम ही आलू मिलने वाला है, क्योंकि बातें क्या हैं, सेम है। तो आप सभी को पता है कि भाई किलोग्राम ऐसा यूनिट हो गया और आपका क्या हो गया, ग्राम आपका क्या हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया। तो आप जो है वैल्यू जो है आपके मैग्नीट्यूड जो होती है वो कभी भी राशि की नहीं बदलती है। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा, भले ही आप क्या करें, उसकी सिस्टम में आप चेंज कर दें। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन आपके पास है कि क्या बदल जाएगा, हाँ, नहीं या कुछ नहीं कह सकते। आपको कुछ कह ही नहीं सकते कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो बिल्कुल जो है आपका क्या होने वाला है कि नहीं बदलेगा। आपका आंसर क्या होगा, नहीं बदलने वाला है। किसी भी राशि का परिमाण अगर आप उसका राशि का क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर चेंज कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं बदलने वाला है, सेम ही रहता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि क्या कैन अ बॉडी हैव जीरो मास एंड जीरो वेट। क्या किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है और जो भार है वो दोनों ही जीरो हो सकता है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से कि क्या किसी बॉडी का मास जीरो हो सकता है या किसी बॉडी का उसका वेट जीरो हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन मैंने दोनों सेम ही रखा हुआ है, हाँ, ना या कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ये क्या होगा। तो जरा इस पे मैं जाऊं इसके लिए, अगर इसको बताने के लिए, इस क्वेश्चन को बताने के लिए अगर चर्चा किया जाए तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो 11th क्लास में भी पढ़ना होता है और आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो उन्होंने बताया था न्यूटन ने, तो न्यूटन का जो आपका ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स में, ना सिर्फ पृथ्वी पे, पूरे यूनिवर्स में अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है, अगर है, तो उसके पास मास होगा ही होगा। अगर वो है ही नहीं तभी उसका मास नहीं हो सकता है। तो अगर न्यूटन्स के जो अब ग्रेविटेशनल लॉ हैं, अगर उस लॉ को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे तो उसके हिसाब से इस दुनिया में अगर कोई भी बॉडी है, एक्चुअली में मौजूद है, तो उसके पास मास होगा ही होगा। मास कभी भी किसी बॉडी का कभी जीरो हो ही नहीं सकता। कब जीरो होगा, जब वो हो ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं। तो इसका मतलब मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी बॉडी का जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब रह गया बात किसका, वेट का। क्या वेट जीरो हो सकता है, क्या भार जीरो हो सकता है? तो जी बिल्कुल, भार जो है आपका जीरो हो सकता है। किसी भी बॉडी का भार क्या है, जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भार होता है आप पढ़े हैं W क्या होता है, m/g। भार का क्या फॉर्मूला होता है, m/g। यानी कि जो आपका भार है किसी भी वस्तु का वो g पे डिपेंड करता है, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस g पे डिपेंड करता है भार। यानी कि अगर g की वैल्यू बदलेगी तो आपका वेट भी, किसी भी वस्तु का वेट यानी कि भार भी बदल जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि सर जी तो बदलेगा नहीं, जी का वैल्यू तो फिक्स होता है 9.8, ये फिक्स होता है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स होता है। पर ये फिक्स थोड़ा ना वैल्यू होता है, ये वैल्यू जो है कहाँ पे होता है, आपके अर्थ के सरफेस पे होता है। वो भी अर्थ सरफेस पे, हर जगह नहीं, अर्थ के पोल्स पे होता है। अर्थ के पोल पे मैक्सिमम जी की वैल्यू होती है कितनी, 9.81 होती है। तो ये सरफेस पे होती है। अगर आप अर्थ से ऊपर जाएं, पृथ्वी से ऊपर जाएं या पृथ्वी के अंदर जाएं, दोनों ही केस में जो जी होती है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो होती है, क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो आपको जी की वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर मैं बोलूं, अगर एग्जाम्पल तो पृथ्वी के हमारे सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है एक तरह से। तो जी की वैल्यू जीरो पॉसिबल है। तो अगर जी जीरो हो जाएगा तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो से अगर m में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो वेट क्या हो सकता है, जीरो पॉसिबल है।
पर किसी बॉडी का मास कभी पॉसिबल नहीं है। मास जीरो कभी भी संभव नहीं है। कब होगा जीरो मास? जब वो बॉडी होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो उसकी चर्चा ही क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन था कि क्या किसी बॉडी का मास और वेट दोनों जीरो हो सकता है, तो बोला नहीं, मास जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेट जीरो हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ या ना? बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि यहां दोनों की बात कर रहा है ना। क्या दोनों जीरो हो सकता है? तो दोनों जीरो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है। कौन? भार जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है, मास नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं। तो आप ये क्वेश्चन जो है आप अपनी कॉपी में दोनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोग का है वो 3 नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम, निम्नलिखित में से कौन जो है टाइम का मात्रक नहीं है, टाइम का यूनिट नहीं है। यानी कि जो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपको बता रहा है कि वो टाइम का मात्रक नहीं है, यानी कि हम समय को उसमें नहीं नापते हैं, नहीं मापा जाता है उसमें। तो आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में से देख करके। तो अगर आप ऑप्शन देख करके बोलेंगे तो सोचेंगे कि भाई ये सब जरा देखेंगे कि भाई सेकंड में तो हम नापते हैं, सबको पता है कि भाई समय को सेकंड में लेते हैं, घंटा भी बात करते हैं कितना घंटा हो गया समय, साल की भी बात करते हैं हम लोग कि भाई 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीत गया समय, तो ये समय की बात करते हैं। इसका मतलब समय को हम साल में भी नाप सकते हैं, कितना साल हो गया, कितना घंटा हो गया, कितना सेकंड हो गया, ये सब में नाप सकते हैं। ये लाइट ईयर कुछ लोग सुने हैं, कुछ लोग नहीं सुने हैं, लेकिन आप 10th पढ़ के आए हैं तो लाइट ईयर का नाम भी सुन के आए होंगे। तो लाइट ईयर पे हम लोग जाते हैं जब, तो सोचते हैं और यार ये थोड़ा अलग है, तो हम लोग बिना देखी बिना कुछ सोचे इस सी नंबर को हम लोग टिक कर सकते हैं, लाइट ईयर। और इसका एक्चुअल में आंसर भी क्या है? लाइट ईयर ही होता है, प्रकाश वर्ष है। यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मात्रक नहीं होता है। तो बोला अगर समय का मात्रक नहीं है तो किस चीज का मात्रक है? तो आपको लाइट ईयर किसका मात्रक है? लार्ज डिस्टेंस का। किसका मात्रक है? लार्ज डिस्टेंस का। बहुत अधिक दूरी अगर हमको मेजर करनी है, बहुत ज़्यादा दूरी मेजर करनी है, यानी कि चांद तारों की दूरियां अगर बात करें कि भाई हमारी पृथ्वी से चांद कितना दूर है, तारे कितना दूर है, तो उन सब दूरियों को हम लोग लार्ज डिस्टेंस बोलते हैं। यानी ग्रहों की दूरियां जो होती है वो फीता लेके आप नहीं नाप सकते हैं, तो उस सब दूरी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर से मेजर करते हैं। लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट यानी कि प्रकाश एक साल में, ईयर का मतलब साल, एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है। प्रकाश जो है एक साल में कितनी दूरी तय करती है उसको हम लोग लाइट बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर किसका मात्रक है? एक्चुअली में डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। लाइट ईयर किसका मात्रक है? आपका दूरी का मात्रक। कौन सी दूरी? बहुत लंबी दूरी, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस जो होती हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है लाइट ईयर का, लाइट ईयर से। तो बोला लाइट ईयर यानी कि एक साल में प्रकाश आखिर चलता कितना दूर है। अगर आप इसकी बात करें कि भाई एक लाइट ईयर प्रकाश कितना दूर चलता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर, अगर 1 लाइट ईयर की बात करूं हम मैं, तो आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी ये वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर की। यानी आपका प्रकाश जो है एक साल में इतना मीटर चलता है। इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये कितना हो जाएगा, आपको अरबों खरबों हो जाएगा। इतना लाइट, इतनी मीटर, इतना किलोमीटर की डिस्टेंस या इतने मीटर की डिस्टेंस हम कह सकते हैं प्रकाश चलता है एक साल में। तो आपको पता याद रखना है कि लाइट ईयर, आपको ईयर से नहीं जाना है कि भाई ईयर साल है तो समय का मात्रक हो गया, नहीं नहीं, लाइट का ईयर है, प्रकाश कितना दूर चलती है एक साल में, यानी कि ये डिस्टेंस का मात्रक है। किसका मात्रक है? यूनिट है डिस्टेंस का। तो बोला एक लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। हालांकि इसके अलावा अगर आप लार्ज डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो इसके अलावा और जो यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक,
इसको हम लोग AU से भी लिखते हैं, AU से भी लिखा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी क्या है, आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोला गया है, जो हमारे अर्थ का सेंटर है और जो सन का सेंटर यानी पृथ्वी और सूर्य दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोला गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। पृथ्वी का जो केंद्र है और जो सूर्य का केंद्र है दोनों के सेंटर की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू सबको पता है कि भाई पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर होती है लगभग। तो ये जो है इसकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी आपको, 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 × 10⁻10 मीटर, अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, क्योंकि हमारा जो ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का वो मीटर होता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली कितना लेते हैं, मीटर में लेकर के चलते हैं। तो आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 15 × 10⁻10 मीटर होती है। एक्चुअली में ये 14.96 होती है। अगर आप एस्ट्रोनॉटिकल का अगर की बात करेंगे तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाएगा। 14.96 से अगर 15 लेंगे तो आप लगभग 4 लाख किलोमीटर, तो 4 लाख किलोमीटर बहुत ज़्यादा। अगर हमको जो है कोई सैटेलाइट अगर उतारनी है तो 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम जो चीज़ें जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी हमें मिल ही नहीं पाएगी अगर हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को लेकर के चलेंगे तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन की जाती है, जो साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं वो 14.96 के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन जो है हम लोग अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी लेते हैं, 15 × 10⁻10 मीटर लेते हैं। तो ये जो है दो डिस्ट आपकी, इसके अलावा एक पार्सेक भी होता है, वो भी क्या होता है पार्सेक, वो भी क्या होता है आपका क्या होता है, ये लार्ज डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे कि भाई कौन सा टाइम का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है, तो लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है, 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो दाब का, प्रेशर का मात्रक है। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था मात्रक नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मात्रक है। आपको इसमें से देख के बताना है कि चारों में से कौन सा आपका है ऐसा यूनिट जो किसका है, प्रेशर का यूनिट है। कौन है प्रेशर का यूनिट, तो आपको चर्चा करना है, इसमें बताना है कि कौन आपका प्रेशर का यूनिट है। तो आप बिना सोचे समझे, ये न्यूटन तो आप कभी नहीं हो सकता, आप बता सकते हैं कि भाई न्यूटन तो कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि न्यूटन आप पहले से बचपन से सुनते आ रहे हैं न्यूटन। ये न्यूटन किसके लिए है, न्यूटन किसका मात्रक है, आपका किसका यूनिट है, आपका किसका है, फोर्स का। फोर्स का न्यूटन किसका है, फोर्स का। अब बात करते हैं जूल की। जूल भी आप पहले से सुनते आए हैं। जूल किसका मात्रक होता है, बोला एनर्जी का मात्रक होता है सर। जूल किसका मात्रक होता है, एनर्जी का मात्रक होता है। अब बात करते हैं वाट की। तो वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो होता है, उसके यूनिट होता है। तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी होती है आपकी पावर की। क्या होती है वो क्वांटिटी, पावर होता है। यानी वाट आपका किसका, वाट किसका यूनिट होता है, एक्चुअली में पावर का होता है। यानी पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, और आपका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका मतलब बच कौन गया, बच गया सर पास्कल। तो 4 में से एक तो कोई ना कोई होगा ही। तो आपका क्या आंसर होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है पास्कल। तो आपका प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है, ये प्रेशर का होता है। ये पास्कल क्या होता है, प्रेशर का, यानी दाब का SI यूनिट होता है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो हमारा जो प्रेशर है इसके और भी यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट और होता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो हमारा बार होता है। एक बार होता है, तो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं एक बार। बार जो होता है ये भी क्या है, ये भी यूनिट है, किसका, प्रेशर का यूनिट है। बार क्या है, प्रेशर का यूनिट है। और एक बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल।
एक बार का मतलब क्या होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो प्रेशर होता है, प्रेशर, ये प्रेशर को P से अगर रिप्रेजेंट करें तो प्रेशर इजकल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, फोर्स का यूनिट सर न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, एरिया को तो हम लोग मीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। इसकी तो ये हमारा ऐसा यूनिट हो जाता है प्रेशर का। इसके अलावा प्रेशर के और यूनिट्स होते हैं, वो कौन सा यूनिट है आपका, बार। बार भी क्या है, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। बार भी क्या है, प्रेशर का यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है। ये भी क्या है, बार प्रेशर का यूनिट है। एक बार इजकल टू 10⁵ पास्कल होता है। एक बार की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ पास्कल होती है। इसके अलावा इस एक बार को ना हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एक बार को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोला जाता है, एक बार को बोला जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर अगर फ्लो नहीं होता हो, एयर अगर आपका क्या एकदम शांत हो, उस कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। जो आइडियल कंडीशन होता है उसी की चर्चा होती है। तो एक बार को क्या बोला जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बार को क्या बोलते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो बार हमारा क्या है, प्रेशर का भी यूनिट होता है, और एक बार इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एक एटमॉस्फेरिक का मतलब यानी कि एक बार, और ये वैल्यू कितनी होती है 760। अगर हम मरकरी कॉलम में अगर इसको लेके जाएं तो 760 mm ऑफ Hg होता है मरकरी कॉलम। यानी कि एक आप कांच का नली ले लीजिए और उसमें मरकरी पारा भर दीजिए। पारा कितने एमएम तक भरना है आपको, 760 एमएम तक भरना है। अगर आप कांच की नली में 760 एमएम मिलीमीटर तक पारा भरते हैं तो वो जो पारा बॉटम पे जो प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, और उसी को क्या बोलेंगे, 1 बार भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो आपका एक तरह से समझ सकते हैं कि बार यूनिट है आपका प्रेशर का, बार को ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। और एक एटमॉस्फेरिक पे कॉलम में, मरकरी कॉलम में अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो वो वैल्यू कितनी होती है, 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम होती है। इसके अलावा प्रेशर की एक और यूनिट होती है टॉर। ये एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछता है, टॉर। इसके अलावा इस प्रेशर का इसके अलावा क्या होता है, एक और यूनिट होता है, वो क्या होता है, टॉर होता है। एक टॉर, तो टॉर जो होता है ये भी क्या है, एक तरह से प्रेशर का यूनिट होता है। और ये एक टॉर किसके बराबर होता है, एक टॉर इक्वल होता है 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। किसके इक्वल होता है, 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम, यानी 1 mm। तो आप अगर देखेंगे बार और टॉर में रिलेशन भी आप समझ सकते हैं कि अगर बार आपका है 760 mm है, ये जस्ट 1 mm है, यानी कि 760 गुना होगा कि नहीं होगा, 760 टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से बार और टॉर में हम रिलेशन भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं सर, कि 1 बार इजकल टू क्या हो जाएगा, 760 टॉर हो जाएगा। 1 बार इजकल टू क्या हो जाएगा, 760 टॉर हो जाएगा, क्योंकि एक टॉर की जो वैल्यू होती है वो 1 mm कॉलम होती है। तो 1 mm है, ये 760 mm है, तो इसका मतलब 760 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक बार का जो वैल्यू है, यानी बार और टॉर में क्या रिलेशन है, तो 1 बार इजकल टू 760 टॉर होता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड बातें थी, प्रेशर से रिलेटेड बातें थी, वो भी हमने देख लिया। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल के अलावा भी क्या होता है, अब बार होता है, बार को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 760 mm ऑफ Hg होती है। और इसके अलावा टॉर भी इसका क्या होता है, एक यूनिट होता है प्रेशर का।
तो माय डियर स्टूडेंट्स जो है आज जो है फिजिक्स का पहला लेक्चर था और पहले लेक्चर में हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस देखे, लेकिन 4 बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे यूनिट डायमेंशन के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है और आज से जितनी भी वीडियो जाएंगी लगातार आएंगी, सारी वीडियो आपको पूरी की पूरी देखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो जो भी बच्चे 2021 के लिए नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है पूरा बहुत ध्यान से सारे वीडियोस देखने हैं और सारे के सारे नोट्स में अपने नोट्स में सारे क्वेश्चंस को लिखना है और पूरे वीडियो को देखना है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों को जोड़िए हमारे चैनल्स के और चैनल को आगे बढ़ाइए, है कि नहीं? इसमें सब किसी का फ़ायदा है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए हम लोग आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? थैंक यू।